नाजरीन, मोबाइल आपके हाथ में है, इस पर नेटवर्क नहीं आ रहा या व्हाट्सएप आपका बंद हो गया है तो आप परेशान हो जाइए, क्योंकि आप फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। व्हाट्सएप तो आपका फ़ोन करके आपको आप ही के ज़रिए से उसका कोड लेके नौसरबाज हैक कर लेते हैं, लेकिन आपके सिम कोई दूसरा कैसे निकाल लेता है, ऐसा अब होने लगा है। ऐसा केस कराची में हुए हैं, पाकिस्तान में हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इत्मीनान भी रखिए क्योंकि NCCIA ने इसका तोड़ भी निकाला है। ऐसा एक केस फ्रॉड कराची में हुआ एक शहरी के साथ। सिलिकॉन थंब के ज़रिए उनकी सिम निकाली गई। उस सिम निकालने के बाद व्हाट्सएप दोबारा लिया गया। व्हाट्सएप लेने के बाद ना सिर्फ वो बल्कि उनके जो मोबाइल फ़ोन ऐप्स थे, बैंक के ऐप थे, वो सारे इंस्टॉल करके सफाया कर दिया। शहरी ने रब्ता किया कराची में साइबर क्राइम से। तारिक नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल डायरेक्टर। उनसे पूछते हैं ये दिलचस्प क्राइम कैसे हुआ और उसकी रिकवरी कैसे हुई। जी तारिक साहब, बताइएगा ये कैसे वाक़या हुआ कि हम लोग व्हाट्सएप पे तो देखते हैं कि मैसेजिंग होती है, लोग फ्रॉड के पैसे मांगते हैं, मदद के लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन ये शायद पहला वाक़या है कि सिम किसी ने निकाल ली किसी दूसरे की। बिल्कुल जी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक इशू है जो इस टाइम पे पाकिस्तान के शहरियों को देखने में सामने आ रहा है। इसी तरह से जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक शहरी की सिम निकाली गई थी और उसके बाद उनकी जो बैंकिंग ऐप थी उसको डुप्लीकेट किया गया था और उसके बाद में उनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी वो अकाउंट से वो की गई थी। शहरी ने हमारे पास रिपोर्ट किया था, जिसके बाद हमने इसको केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और जो इसमें सिम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी वो हमारे पास सामने आई कि सिम कैसे क्लोन हुई थी और किस तरह से वो निकली थी, वो चीज़ें सामने आई थी। और उसके बाद जो शहरी के बैंकिंग ऐप के साथ में जो चीज़ें हुई थी वो भी हमने शोर करवाई थी और फर्दर इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हुए हमने तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर की हैं और इन पेमेंट्स को भी रिवर्स करवाया है। थोड़ा सा लोगों को बताएं कि कैसे सिम कैसे निकल सकती है। मेरा फ़ोन मेरे पास है, जब तक बायोमेट्रिक ना हो तो उसके बगैर सिम कैसे निकल गई? जी बिल्कुल, इसमें कुछ लेक्यूनास हमारे पास सामने आए हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, जिसमें कुछ ग्लिचेस थी, जिसमें कुछ थंब प्रिंट्स जो थे, जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन थी उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया था। किसी की टेलीकॉम कंपनी के जो ऑन ग्राउंड फील्ड पे लोग मौजूद थे उनकी तरफ से वो सिम को जो डिवाइस थी जहाँ से ऑथराइजेशन होनी थी वहाँ से उसको सिलिकॉन प्रिंट के थ्रू निकाला गया था, चीज़ें निकाली गई थी। जिसके बाद में वो सिम निकाली गई, सिम को फिर वो डुप्लीकेट सिम जो वहाँ से निकली उसको फिर किसी नई डिवाइस पे इंस्टॉल किया गया और नई डिवाइस में इंस्टॉल करने के बाद में वहाँ से जो उस पर व्हाट्सएप और बाकी जो चीज़ें थी वो उसको डुप्लीकेट बनाया गया और जो उसी सेम की बेस पे फिर जो मोबाइल बैंकिंग ऐप थी उसको भी डुप्लीकेट बनाया गया और वहाँ पे उसकी सारी ट्रांजैक्शन। वही सिलिकॉन थंब यूज़ हुआ। देखिए, जब सिम आपके पास में आ गई तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम जो बैंक की ऐप्स की वेरिफिकेशन है हम नॉर्मली नंबर पे ही रजिस्टर करते हैं, ईमेल पे हम रजिस्टर नहीं करते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम यूज़ नहीं करते हैं। इस मामले में जितने भी हमारे पास में वो हैं ऑनलाइन डिजिटल ऐप्स हैं उस पर उनकी तरफ से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सिस्टम रखा गया हुआ है, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों की वेरिफिकेशन होना ज़रूरी हो जाती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे होते हैं, जो कि सिर्फ मोबाइल नंबर पे होता है और मोबाइल नंबर पे ही उसका जो वेरिफिकेशन कोड है वो आता है और उसके बाद फिर उसकी जो फर्दर ट्रांजैक्शन फिर मुकम्मल होना शुरू हो जाती हैं। तो सिमिलरली जब सिम निकाली गई थी तो सिम निकालने के बाद में उसका जो कोड थे वो सारे चूँकि नंबर बेस्ड थे तो उसी नंबर पे जो कि उस नई डिवाइस में सिम इंस्टॉल हुई थी वहाँ पे आना शुरू हो गए और वो सारी चीज़ें फिर इस तरह से डुप्लीकेट हुई थी। सुराग कैसे मिला मुल्ज़मान का या इस सिलसिले में जो रिकवरी वापस हुई? जी देखिए, इसमें चूँकि डिजिटल चीज़ें हैं, हर चीज़ का फुटप्रिंट रहता है, कोई भी चीज़ जो कि डिजिटल है उसका फुटप्रिंट रहता है और वो डिजिटल जो अकाउंट्स थे वहाँ से जो बैंकिंग उस ऐप से जहाँ पे फर्दर बैंक्स में ट्रांजैक्शंस की गई थी और उन ट्रांजैक्शन से आगे जिन लोगों ने कैश आउट किया था वहाँ से हमने इसको ट्रैक करते रहे और जो एक जो टारगेटेड अकाउंट था वहाँ से जो फर्दर फर्स्ट उसमें फेज़ में जिन अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र की गई और उससे आगे फर्दर फिर पेमेंट्स में शेयर की गई, वहाँ से फिर सारी चीज़ें इंश्योर हुई थी। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जैसे आपने 2 फैक्टर की बात की, वो क्या मशवरे हैं लोगों को अगर आप देना चाहेंगे? अक्सर बेशतर आपके पास ये चीज़ आती है कि व्हाट्सएप या तो किसी का हैक हो जाता है
जो स्कैमर है या हैकर है वो उसको हैक करता है और वो फिर वही बंदा के तौर पे इम्पर्सोनेट करके आपसे मुख्तलिफ किस्म की फाइनेंशियल डिमांड्स कर रहा होता है। सो आर रिक्वेस्ट टू सिटीज़न इज़ कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो चूँकि व्हाट्सएप हैक हुए तो आप उनके GSM नंबर पे कॉल कर लें। उससे एटलीस्ट कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले अनटिल अनलेस कि आपकी उस बंदे के साथ में फ़ोन पे ऑनलाइन बात नहीं हो जाती, फ़ेस टू फेस बात नहीं हो जाती, तब तक आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये उस तरह से वो चीज़ नहीं होती है, स्कैम होता है। और बाद में शहरी जो है अपनी कीमती जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो उसमें महरूम हो चुके होते हैं। सो येस वी कैन इंश्योर इट कि जी अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आती है तो सबसे पहले तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनी डिजिटल प्राइवेसी का ख्याल रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का बंदा उसमें इंश्योर करवाएं। और अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा आपको किसी भी चीज़ में आपसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जब तक आपसे उस बंदे की खुद 100% बात नहीं हो जाती या उससे रिलेटेड किसी बंदे से बात नहीं हो जाती, आपको वेरीफाई नहीं हो जाता कि दिस जेंटलमैन या जो भी खातून है वो इन ट्रबल है और उसको जेन्युइन ट्रांजैक्शन चाहिए, तब तक आप कोई ट्रांजैक्शन ना करें। कोई अगर इस तरह के वाक़यात का शिकार हो जाते हैं, वारदातों का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या मशवरा है? वो फौरी तौर पर आपसे या आपके दफ्तर से या आपके लोगों से कैसे रब्ता करें? जी बिल्कुल, हमारा हर जगह पे ऑफिस है साइबर क्राइम का, जहाँ पे फाइनेंशियल के हवाले से हमारे कंप्लेंट सेल्स भी हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट मैकेनिज़्म भी है, complaints@nccia.gov.pk पे भी है हमारे पास में। ये हम लिंक आपसे शेयर भी कर लेंगे जो हमारे पास है। और इसको हम कोई भी चीज़ आती है, डोंट फील हेजिटेटेड, जस्ट कम टू NCCIA, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट, और इंशाल्लाह जितना मैक्सिमम होगा हम आपको हेल्प आउट करेंगे। नाज़रीन, NCCIA का जब से कुछ सेटअप हुआ, माजी में काफ़ी अखबारात में चीज़ें आई, मीडिया पे आई, कुछ स्कैम्स हुए, कुछ अफसरान मुलव्वस पाए गए। उसके बाद से जब से DG नेशनल साइबर क्राइम खुर्रम अली ने चार्ज लिया है, उन्होंने इस पर नए सिरे से स्ट्रेटजी बनाई है और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तमाम पाकिस्तान के जो ऑफिसेज़ हैं उनमें जो काबुल अमला था या उनमें जो तमाम कमी थी या जो खामियां थीं उनको नए सिरे से इम्प्रूव करके एक बहुत अच्छा एक शहरियों का बाएतमाद इदारा बनाने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि शहरियों की भरपूर मदद में अब ये मुआवन भी साबित हो रहे हैं।